अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कर चुके हैं या कुछ प्लानिंग आपकी चल रही है, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये खबर आपके बेहद काम की है। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या रियल एस्टेट मार्केट में एक बार फिर से बड़ी मंदी आने वाली है, यानी कि क्या रियल एस्टेट मार्केट रिसेशन 2.0 पर आकर खड़ा हो गया है। क्या जिस तरह का बूम रियल एस्टेट मार्केट को लेकर बना हुआ है वो धड़ाम से गिरने वाला है। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे क्योंकि ये आपके काम का है और एक एक कर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में ये जो रिसेशन है यानी मंदी है वो आई और इसके पीछे के कारण क्या रहे। और अब 2024-25 में जहां ये माना जा रहा है और जहां गुरुग्राम जैसे शहर में 190 करोड़ रुपए का पेंट हाउस बिक रहा है, वहां क्या आने वाले वक्त में अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो क्या वो पैसा डूब सकता है या फंस सकता है। चलिए एक एक कर आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि ये जो मंदी का दौर कब कब आया, क्या क्या उसके पीछे की वजह रही और अब आज के दौर में हम कहां पर खड़े हुए हैं। और आपको मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके तमाम सवालों के जवाब यहां हम देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में यानी कि रियल एस्टेट में रिसेशन 2.0 आने की दिशा में जा रही है सारी की सारी चीजें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ पिछले सालों के पन्ने एक बार पलटते हैं और उसके बाद एक एक कर आएंगे इस पूरे मुद्दे पर कि आखिरकार 2024-25 यानी कि अब जो 2025 की शुरुआत हो गई है वहां पर रियल एस्टेट मार्केट कहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले 2006 से 2007 की एक बार कहानी आपको बताते हैं, यानी कि आपको पीछे एक बार लेकर चलते हैं। यहां हम बात करते हैं कि जब 2006 और 2007 था, यहां पर क्या हुआ था, उस दौर में क्या हुआ था, क्योंकि उसके बाद भी एक बार बड़ी मंदी रियल एस्टेट में देखने को मिली थी। इस दौरान एजेंट्स ने मार्केट को लेकर एक बड़ा हाइप बनाया था कि मार्केट के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, बहुत कुछ यहां पर होने वाला है। इसके अलावा डेवलपर्स ने भी जमकर इस दौरान प्री लॉन्च किया था। यह दौर तब का है जब रेरा नहीं होता था और इस दौरान प्री लॉन्च के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, तो डेवलपर्स ने प्री लॉन्च जमकर इस दौरान किया। इसके अलावा डेवलपर्स ने एक्सपेंशन मोड पर आ गए थे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन जो है वो डेवलपर कर रहे थे, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा था। जबकि बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स थे जिनके पास दूर दूर तक जमीन भी नहीं थी, लेकिन हवा में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए गए और ये था दौर बिल्डर और एजेंट्स की जुगलबंदी का। तो आपको बताएं कि इस दौरान जो मार्केट को लेकर हाइप क्रिएट किया गया था कि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में यानी कि बिल्डर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बड़ी आपको प्रॉफिट यहां से मिल सकता है। इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीर उस दौरान एजेंट्स ने दिखाई। इसके अलावा डेवलपर्स ने भी दनादन प्री लॉन्च किए। मसलन कि डेवलपर्स की तरफ से बताया गया कि देहरादून में फलाने रोड के ऊपर उनका प्रोजेक्ट आ रहा है। अब वो प्रोजेक्ट कितने एरिया में है, क्या है, कुछ नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एजेंट्स और बिल्डर की जुगलबंदी ने बेच दिया और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो बाद में आकर डूब गए, यानी कि वो कभी भी जमीन पर खड़े ही नहीं हुए। तो ये 2006 और 2007 के दौर की कहानी है जब इस तरह की एक तस्वीर बनाई गई थी जो काफी हद तक आज के दौर से भी मिलती जुलती दिखाई दे रही है और इसी तरह की चीजें चलती रही। उसके बाद हम बात करें कि 2006 और 2007 के इस दौर में कि किस तरह से बिल्डरों की एक बड़ी लंबी कतार भी खड़ी हो गई थी और क्राइटेरिया क्या था। अगर किसी के पास इस दौर में 1 करोड़ रुपए है, एक लग्जरी कार है और जेब में या कहे हाथ में एक मोबाइल फोन है तो वो बिल्डर बन सकता। और इस तरह के बिल्डरों की भरमार 2006 और 2007 के दौर में देखने को मिली थी, यानी कि हर कोई बिल्डर बन गया था और बहुत सारे लोगों ने उस दौर में पैसा लगाकर अपने उस पैसे को डूबते हुए भी देखा है। इसके बाद आते हैं 2011 और 2012 के दौर की कहानी पर। इस दौरान भी एक बार फिर से प्री लॉन्च का खेल खेला गया, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट्स के जो नंबर 2006 और 2007 के मुकाबले कम थे। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी कहानी बनी वो रेट को जो थे प्रोजेक्ट्स के, यानी कि बिल्डर प्रोजेक्ट, यानी आप वहां पर कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसके रेट हवा हवाई कर दिए गए थे।
और ये कहानी भी आज के इसी दौर से मिलती जुलती है। यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर मार्केट में किसी फ्लैट का रेट 5,000 रुपये स्क्वायर फीट या दुकान का रेट 6,000 रुपये स्क्वायर फीट था, इस तरह की हाइप बना दी गई कि वो रेट ऐसे दिखाए गए कि आज के समय में 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का ये रेट चल रहा है। तो रेट इस कदर बढ़ा दिए गए कि एंड यूजर जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर इस दौर के दौरान गायब नजर आया और इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को कई तरह के लुभावने वादे भी यहां पर दिखाए गए और यहां से एक बार फिर मार्केट में ठंडी नजर आने लगी। यानी कि मार्केट इसके बाद तेजी से गिरा। अब उसके बाद बात करते हैं 2018 और 2020 की, और इसके बाद आएंगे हम आज के दौर पर। आज क्यों हम कह रहे हैं कि रिसेशन 2.0 पर एक बार फिर से रियल एस्टेट सेक्टर आकर खड़ा हो गया और आप इससे कैसे बच सकते हैं। 2018 में, जो कि इससे पहले मार्केट गिर गया था, तो 2018 में एक बार फिर से मार्केट में सस्टेनेबिलिटी आई, मतलब थोड़ा सा मार्केट बेहतर होने की दिशा में बढ़ता हुआ 2018 में शुरू हुआ। यानी कि जो एक खराब दौर था वो अब एक बेहतर दौर की तरफ 2018 से शुरू हो गया था। और 2020 जब कोविड आया, कोविड के बाद सभी ने देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त तेजी आई और ये तेजी अभी भी बनी हुई है। कोविड के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद जिस तरह से कई दूसरी इंडस्ट्रीज या दूसरे सेक्टर्स में बहुत ज्यादा मंदी आई है, रियल एस्टेट सेक्टर का भी यही हाल होगा। लेकिन कोविड के बाद लोगों की सोच बदली, लोगों ने बड़े घर लिए और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट भी किया और घर अपने लिए रहने के लिए खरीदे भी। तो यहां से एक बेहतर स्थिति जो है वो 2020 से 2024 तक, यानी कि इस 4 साल में काफी जबरदस्त तेजी जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में देखी गई है। और ये तेजी फिलहाल अभी भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहां पर अभी गिरावट आई है। पिछले अगर 4 साल की बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट मार्केट लगातार तेजी से उठा है, लेकिन तेजी से उठता हुआ ये मार्केट अब लोगों को डरा सकता है, क्योंकि ये एक सर्कल है। अगर एक बार मार्केट उठेगा तो कहीं ना कहीं जाकर उसको रुकना है और वहां से मार्केट नीचे भी आएगा। और यही आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या अब रियल एस्टेट सेक्टर वहां पर आकर खड़ा हो गया है जहां से ऊपर जाने की बजाय मार्केट नीचे की तरफ डिप कर सकता है, और ये कितना ज्यादा डिप करेगा और इसको लेकर कितनी चिंता आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक एक पैसा बेहद मेहनत से कमाया हुआ पैसा, और ये पैसा ऐसे ही जाया नहीं होना चाहिए। लेकिन अब की अगर स्थिति की बात कर लें 2021 में, जहां मसलन द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जांपल लेते हैं कि 2021 में 6,000 से 7,000 प्रति स्क्वायर फीट का जो रेट था, अब 2024-25 में यहीं पर जो नए प्रोजेक्ट है उनका रेट 20 से 25,000 प्रति स्क्वायर फीट तक जाकर पहुंच गया है। तो आप समझिए कि 4 साल में कितना गुना रेट यहां पर नए प्रोजेक्ट्स का बढ़ा है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की भी बात कर लें तो यहां पर 2021 में 8 से 9,000 का रेट था, जो अब 20 से 25,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पहुंच गया है। तो आप समझिए कि कितनी तेजी से पिछले 4 साल में रियल एस्टेट सेक्टर ने तेजी देखी है। यानी कि जिन्होंने 2021 में पैसा लगाया था, आज अगर वो देखते हैं तो वो 20 से 25,000 प्रति स्क्वायर फीट हो गया है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो रेट है ये नए प्रोजेक्ट्स के हैं। जो 2021 के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, क्या वो इसी रेट पर बिक रहे हैं? तो आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। ये नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उनके रेट हैं। और अब क्या इन रेट्स में ट्रेड हो रहा है? क्योंकि अब 20 से 25,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेट अगर पहुंच गया है, कमर्शियल की बात करें तो वो कहीं ज्यादा है, दुगने से भी ज्यादा है। यहां रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, 20 से 25 स्क्वायर फीट अगर रेट है तो क्या इस रेट पर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, यानी कि खरीद फरोख्त जो है वो चल रही है? तो आपको बता दें कि 20 से 25 के रेट में बेहद कम ट्रेड यहां पर हो रहा है। लोग बहुत कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 20 से 25 के रेट पर। लेकिन वहीं अगर बात करें तो 15 से 17,000 प्रति स्क्वायर फीट के रेट में फिर भी ट्रेड हो रहा है। तो जिस तरह का हाइप मार्केट में एजेंट्स यानी कि चैनल पार्टनर और बिल्डर ने मिलकर बनाया है, उसका नतीजा अब यह है कि जो बड़े और बढ़े हुए रेट हैं उसमें ट्रेड होना बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मार्केट के जानकार हैं वो भी इसे अच्छे से जानते हैं
कि एंड यूजर यानी कि खुद अपने लिए घर खरीद कर रहने वाले लोग अभी मार्केट में बेहद कम हो गए हैं, क्योंकि आप अगर नॉर्मल से नॉर्मल 2 BHK या 3 BHK भी लेने जा रहे हैं तो आपको अपनी पॉकेट के अंदर 2.5 से 3 करोड़ रुपए जरूर लेकर चलने होंगे, तब जाकर आप कोई 2 BHK या 3 BHK खरीद सकते हैं। तो इस कदर मार्केट में रेट बढ़ गए और ऐसे में जहां एंड यूजर्स की कमी अब देखने को मिल रही है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो जो पहले ही अभी कुछ महीने पहले भी या साल भर पहले जिन्होंने पैसा लगाया था वो भी अब अपने आप को फंसा हुआ देख रहे हैं। और यही पूरा का पूरा खेल है जो कि एजेंट्स बिल्डर के साथ मिलकर खेलते हैं। और इस खेल में जो स्कीम चलाई जाती है इन एजेंट्स के द्वारा कि वो बायबैक की एक स्कीम और एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम, आपको ये बताया जाता है कि आप आइए और इस बिल्डर के प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और 1 साल बाद इस प्रोजेक्ट में से हम आपको आसानी से बाहर निकाल देंगे, यानी कि जो आपने खरीदा है उसे वापस जो है हम बिकवा देंगे और यहां से आप अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। पहला ये स्कीम जो है तमाम लोगों को एजेंट्स के द्वारा बिल्डर के द्वारा बताई जाती है। इसके अलावा एक एश्योर्ड रिटर्न का लालच भी दिया जाता है। आप जानते ही होंगे बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बदले में ये कहते हैं कि आज आप पैसा लगा दीजिए, आपका हर महीने मंथली एक रेंटल शुरू हो जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, और जो हम भी अच्छे से जानते हैं, कि अभी जमीन के ऊपर एक ईंट भी नहीं लगी है और जब आपका प्रोजेक्ट तैयार ही नहीं हुआ है तो वहां रहने के नाम पर किराया आपको कौन देगा और बिल्डर क्यों आपको ये दे रहा है। यानी कि पूरा का पूरा खेल आपके ही पैसे से घुमाया जा रहा है। आपको यहां लग रहा है कि आज बुकिंग करते के साथ ही जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, बना ही नहीं है, वहां से आपको मंथली रेंटल आना शुरू हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक भ्रम जाल है, एक लालच की एक ऐसी कहानी लिख दी जाती है जो आमतौर पर आपको और हमें जो है गुमराह कर देती है और हम चाहते नहीं चाहते अपनी गाढ़ी कमाई को यहां पर इन्वेस्ट कर देते। तो आपको ध्यान यही रखना है कि जो बायबैक की स्कीम है, जो प्रॉपर्टी डीलर ये कह रहे हैं कि साल भर आप यहां से पैसा लगाने के बाद जब वापस निकलेंगे तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, तो आखिरकार ये खुद ही क्यों नहीं यहां पर इन्वेस्ट कर लेते हैं। अगर 10 फ्लैट में या 5 फ्लैट में ये चैनल पार्टनर या एजेंट खुद ही इन्वेस्ट कर ले या बिल्डर उसको 1 साल और रोक ले तो वो उसमें बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकता है। तो यानी कि आप समझिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज जो आपने पैसा लगाया है वो 1 साल बाद बड़ी रिकवरी दे सकता है। इसके लिए आपको ध्यान यही रखना होगा कि चाहे कितनी ही बार एजेंट आपको ये कहने की कोशिश करे कि भाई साहब आप यहां पैसा लगा दीजिए, 1 साल बाद आपको एक बड़ी रिटर्न यहां पर मिल जाएगी और आप यहां से बहुत आराम से निकल सकते हैं, तो उसकी संभावना बेहद कम होती है। यानी कि ये पूरी की पूरी तरह शेयर मार्केट की तरह है, या यूं कहिए कि जुए की तरह, लग गया तो वारे न्यारे हैं और नहीं लगा तो आप फंस गए हैं। तो ऐसे में अगर आपकी पॉकेट के अंदर उस प्रोजेक्ट में जितनी रकम जानी चाहिए उतने पैसे हैं तो ही आप घुसिए, वरना 20, 25 या 30% की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप घुसते हैं तो आप फंस सकते हैं, आपका ये पैसा फंस सकता है और वापस निकलने के रास्ते आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो यहां पर आप कैसे बचें, तो वो है कि प्री लॉन्च स्कीम के अंदर बिल्कुल भी एंटर ना करें। ये अपने आप में एक तरह का बड़ा फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि अब रेरा आने के बाद ये साफ कर दिया है कि कोई भी बिल्डर अगर अपना प्रोजेक्ट लेकर आता है, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन रेरा में नहीं हो जाएगा तब तक वो उसकी मार्केटिंग, प्रमोशन, विज्ञापन या उसमें सेल परचेज नहीं कर सकता है। रेरा ने क्यों ये कानून बनाया, ताकि जो बिल्डर प्रोजेक्ट लेकर आया उससे संबंधित तमाम तरह की जो उसे जरूरतें हैं, जो लाइसेंस लेना है, जो नियम है, वो पूरे हो जाए, इसकी जांच रेरा कर ले ताकि आपका पैसा फंसे ना। तो इसलिए प्री लॉन्च में पैसा लगाने से आप बचिए, अश्योर्ड रिटर्न की स्कीम और बायबैक की स्कीम से दूर रहिए। फेक एजेंट को आप एक बार पहचानिए और उसके लिए सही जगह सही एजेंट्स की तलाश कीजिए, क्योंकि ये फेक एजेंट आपको फंसा सकते हैं। इसके अलावा अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट से भी दूरियां बनाना बेहद जरूरी है। और अब जिस तरह का समय चल रहा है, लगातार एक के बाद एक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसे प्री लॉन्च में लाया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कभी इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करते थे। इनका काम सिर्फ इतना है, जैसे ही मार्केट में
दौर आता है तेजी का, उसी दौरान ये मार्केट में एंटर करते हैं। गूगल एड्स चलाकर, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाकर ये बहुत सारे लुभावने वादे जो है आपसे करते हैं। एक ऐसी तस्वीर पेश की जाती है कि आप सिर्फ 1 करोड़ रुपए लगाइए और 1 साल बाद आपका ये 1 करोड़ रुपए 1.5 से 2 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आप यहां से बेच के आराम से निकल सकते हैं। लेकिन गुरुग्राम जैसे शहर की बात कर लें या दिल्ली एनसीआर की बात कर लें, हजारों लाखों यूनिट अभी ऐसी है जो अभी बननी है, बनकर खड़ी हो गई हैं। क्या यहां पर इन सभी यूनिट को सभी ने खरीद लिया है या इसमें कितनी ज्यादा सेल परचेज हो रही है? अगर इस डाटा को खंगालेंगे तो ये बेहद कम है। तो अभी जो दौर है यहां पर आपको इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचने की जरूरत है। पूरी तरह से तसल्ली कीजिए और उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि 2025 का ये दौर और एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक भी पिछले कुछ समय में जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पर दामों में यानी कि रेट में तो तेजी आई है, लेकिन जो डिमांड है उसमें करीब 6 से 7% की गिरावट देखी गई है और ये गिरावट अब लगातार चल रही है। यानी कि इसीलिए हमने कहा कि क्या रियल एस्टेट सेक्टर अब रिसेशन 2.0 की तरफ जा रहा है, क्या गिरावट की तरफ जा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में आप अगर एक बड़ी पूंजी लगा रहे हैं, सिर्फ आंख मूंद कर ये सोचकर कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और 1-2 साल में वहां से बाहर निकल सकते हैं, तो आप फंस जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि अगर आप कहीं पर पैसा लगा रहे हैं तो आप अपने पास उस यूनिट की पूरी कॉस्ट की व्यवस्था के साथ ही लगाएं। कल को अगर 1-2 साल बाद एग्जिट प्लान नहीं भी बनता है तो आपका पैसा फंसे ना, कम से कम आपके पास वो यूनिट है तो वो 2 से 4 साल बाद या 5 साल बाद उसको बेचकर आप प्रॉफिट बनाकर निकल सकते हैं। लेकिन जल्दी और ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आप फंस सकते हैं और इसी से आपको बचना है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब जरूर करें और आपकी कोई भी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कोई शिकायत है या सुझाव है हमें नीचे दी गई मेल आईडी पर मेल कर बता सकते हैं। नमस्कार।